मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में नॉमिनेशन फाइल करने का आज आखिरी दिन था और वक्त ख़त्म होने से कुछ ही घंटे पहले आरजेडी ने अपने तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी आखिरी और फाइनल लिस्ट कल रात में ही जारी कर दिया था। दूसरी पार्टियों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने एक हफ्ता पहले ही अपने तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया था। फैसला हो गया था कि एनडीए के अलायंस में बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन महागठबंधन का अभी तक फैसला नहीं हो सका था। किसी को नहीं पता था कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आरजेडी कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और आज चंद घंटा पहले जब आरजेडी ने अपने तमाम उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की, उसके बाद पता चला कि गठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला हो चुका है और किसको कितनी सीटें दी गई है। और आरजेडी की तरफ से जो बयान सामने आया उसके मुताबिक बिहार की 243 असेंबली सीटों में से आरजेडी अकेले 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को सिर्फ 55 सीटें दी गई है, जबकि कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है 3 मरहलों में, तो उसमें 60 से ज़्यादा उम्मीदवारों का नाम शामिल है। उसके अलावा सीपीआई एमएल को 20 सीटें गठबंधन में दी गई है, सीपीआई को 6 सीटें दी गई है, सीपीएम को 4 सीटें दी गई है और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को भी 15 सीटें दी गई है। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी को सिर्फ 8 सीटें दी जाएगी, लेकिन 15 सीटें दे दी गई है और मुकेश सहनी की तरफ से 32 सीटों का मुतालबा था। अब ज़रा यह भी जान लीजिए कि इस पूरे महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है और इस मरतबा पिछले मरतबा से भी कम टिकट मुसलमानों को दिया गया है। साल 2020 के इलेक्शन में कम से कम 32 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया गया था इंडिया अलायंस की तरफ से, लेकिन इस मरतबा 30 से कम मुसलमानों को ही उम्मीदवार बनाया गया है। आरजेडी ने एमवाई समीकरण को सामने रखते हुए 50 टिकट यादव और मुसलमान समाज के लोगों को दिया है, लेकिन आरजेडी के एमवाई के 50 टिकट में से सिर्फ 17 मुसलमान हैं और बकिया 33 यादव हैं जिनको आरजेडी ने टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपने 55 या 60 उम्मीदवारों में से सिर्फ 9 मुसलमानों को टिकट दिया है। उसके अलावा सीपीआई एमएल ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। विकास यानी ये जो सन ऑफ मल्लाह की पार्टी है, मुकेश सहनी की वीआईपी, इसकी तरफ से फिलहाल एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है। एक मुसलमान के सीतामढ़ी जिला की किसी सीट से चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अभी तक वो खबर कंफर्म नहीं हुई, बल्कि जिस सीट से लड़ने का दावा किया जा रहा था उस सीट पर अब बाज़ाब्ता आरजेडी ने अपने ही सिटिंग एमएलए मुकेश यादव को टिकट दे दिया है। उनका ऐलान हो चुका है। तो अब उम्मीद नहीं है कि वीआईपी से किसी भी मुसलमान को टिकट मिलेगा। और ये जो पूरा फिगर है आप काउंट कर लीजिए कि 17 मुसलमानों को आरजेडी ने टिकट दिया, उसके बाद 9 को कांग्रेस ने टिकट दिया, 2 को सीपीआई एमएल ने टिकट दिया और ये जो पूरा फिगर है 28-29 तक पहुंच पाता है। 30 का नंबर भी नहीं पहुंच पा रहा है। इंडिया के अलायंस में बीजेपी ने एक भी मुसलमान को इस मरतबा भी टिकट नहीं दिया। 2020 में भी बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। जनता दल यूनाइटेड ने इस मरतबा 4 मुसलमानों को टिकट दिया है। 2020 के असेंबली इलेक्शन में जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, एक को भी जीत नहीं मिली थी। इस मरतबा एक और तमाशा हुआ और तमाशा यह हुआ कि आरजेडी ने कई ऐसे मुसलमानों का टिकट काट दिया जो सिटिंग एमएलए थे और काफ़ी हंगामा भी बढ़ता है। अब एक मामला सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है नवादा का, जहां से मोहम्मद कामरान 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। वो सिटिंग एमएलए थे और कामरान की खूबी यह है कि वहां के मुसलमानों में भी मकबूल है, अपर कास्ट में भी उनकी मकबूल है और सभी तबके का उनको वोट मिलता है। लेकिन नवादा की गोविंदपुर सीट से मोहम्मद कामरान का टिकट इस मरतबा आरजेडी ने काट दिया है, किसी और को दे दिया है और इसकी वजह से वहां के तमाम लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। हमको एक मौका दे दीजिए, गोविंदपुर विधानसभा से नहीं, अगर वो अभी हमको नहीं पता कि वो क्या करेंगे, 4 बजे 5 बजे हमको बुलाए हैं। अगर वो बोलेंगे कि गोविंदपुर विधानसभा से लड़ना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सब लोग उससे तैयार हैं। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि कामरान नहीं, तुम मेरी जो परेशानी है वो इसलिए दूर होगी जब तुम वहाँ से लड़ोगे नवादा विधानसभा से, तो हम आपको बोलेंगे कि तेजस्वी यादव जी के साथ आप लोग भी खड़े रहिए, प्लीज़ खड़े रहिए, प्लीज़ खड़े रहिए, प्लीज़ खड़े रहिए। हाथ देखिए, हम समझ रहे हैं आपकी पीड़ा। एक मिनट आप ठीक है, हम आपकी बात से अवगत हो गए, हम आपकी बातों से
एक मिनट अब हो गया। और टिकट काटने की वजह बताई जा रही है कि मोहम्मद कामरान दूसरी पार्टियों के लोगों से ताल्लुक भी रखते थे, यानी बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के एमएलए से जो मोहम्मद कामरान की दोस्ती थी उसका नतीजा यह हुआ कि आरजेडी ने कामरान का टिकट ही काट दिया है। लेकिन अगर वजह दोस्ती है बीजेपी के नेताओं से या जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से, कि फिर जितने टॉप लीडर्स हैं उन सब के भी ताल्लुकात होते हैं बीजेपी के लीडर से या दूसरे नेताओं से, और उनको रिश्ता निभाना पड़ता है। एक और सीट है दरभंगा ज़िला में जिसका नाम है गौरा बैराम, और यहाँ से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था अफजल खान को। पिछली मरतबा भी इनको यहाँ से टिकट मिला था, इन्होंने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। लेकिन इसी सीट से मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया, उनका नाम है संतोष शाहन। और अब ये दोनों यहाँ पर उम्मीदवार हैं, लेकिन अब जो आरजेडी ने अपनी फाइनल लिस्ट जारी की है तो उसमें अफजल खान का नाम शामिल नहीं है, और इससे यही पता चल रहा है कि यहाँ पर महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी को ही माना जाएगा। एक और अहम खबर है, और वो खबर है कटिहार की पारनपुर सीट के बारे में। पारनपुर सीट से कल तौकीर आलम का नाम सामने आया था, कांग्रेस ने उनको यहां से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आरजेडी ने इसी सीट पर इशरत परवीन को उतार दिया और आरजेडी ने ज़बरदस्ती दावा किया कि ये सीट हमारी है, कांग्रेस नहीं ले सकती है। अब कांग्रेस ने जब अपनी आखिरी लिस्ट जारी की है तो उसमें तौकीर आलम को बरारी से उम्मीदवार बनाया गया और पारनपुर से उनका नाम हटा दिया गया है। सीटों का जो बंटवारा हुआ है, सीट शेयरिंग का जो फैसला हुआ है, तो उसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की मर्जी नहीं चल सकी। जिन सीटों का दावा आरजेडी कर रही थी वो सीटें आरजेडी को दी गई है, और जो सीटें आरजेडी नहीं लड़ना चाहती थी या जिन इलाकों में, जिन जगहों पर, जिन असेंबली हलकों में आरजेडी के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं था, वो सीटें कांग्रेस को दी गई है। और यही पिछली मर्तबा भी हुआ था। 2020 के असेंबली इलेक्शन में महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी और 70 सीटों में कांग्रेस ने 18% टिकट मुसलमानों को दिया था, लेकिन इस मर्तबा सिर्फ 55 सीटें दी गई है और 55 सीटों में भी कांग्रेस ने 9 से ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दे दिया, लेकिन आरजेडी ने 143 में से सिर्फ 17 मुसलमानों को टिकट दिया। और कई ऐसी जगह जहां मुसलमानों को कांग्रेस ने टिकट दिया था, आरजेडी ने वहां पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। अगर ज़्यादा लड़ाई हुई, कांग्रेस नहीं मानी, तो फिर आरजेडी ने यह कहा कि ठीक है, आप अपने सिंबल से उम्मीदवार को उतार दो, लेकिन लीडर और नेता तो हमारा ही होगा। और उसमें सरफहरिस्त और वाज़ेह मिसाल है जाले विधानसभा की, जहां से नौशाद आलम का टिकट काटकर ऋषि मिश्रा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, जो आरजेडी का नेता है। और कई वीडियो में इस पर मैं तफसील से बातचीत कर चुका हूं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, और AIMIM के तमाम उम्मीदवारों में एक दो के अलावा तकरीबन सभी मुसलमान हैं। लेकिन जीत कितने को मिलेगी ये कहना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। एक बात जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है, और यहाँ पर बीजेपी की आपको तारीफ करनी होगी कि बीजेपी का अपने नेताओं पर, अपने वर्कर्स पर पूरा कंट्रोल है। बीजेपी इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव का ऐलान होते ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देती है, नाम का ऐलान हो जाता है और तमाम उम्मीदवार मैदान में पहुंच जाते हैं, चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। बाद में उनको सिंबल मिलता है। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और इस मरतबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी गलत तरीके से काम कर रही है। पहले ये किसी को बुलाते हैं, उसको सिंबल दे देते हैं और जाकर कहते हैं कि तुम तैयारी करो, और फिर आखिरी दिन बाज़ाब्ता लिस्ट जारी की जाती है। अवाम को बताया जाता है, मीडिया को बताया जाता है कि उनका कौन उम्मीदवार है और कौन उम्मीदवार नहीं है, और उस दौरान दूसरे लोगों की भी झूठी तसल्ली दिलाई जाती है कि अभी हमने फलां सीट पर या उस जगह टिकट का ऐलान नहीं किया है, कौन उम्मीदवार होगा उसका फैसला नहीं किया। 2025 के असेंबली इलेक्शन में AIMIM ने, आरजेडी ने, कांग्रेस ने यही किया। चुपके से अपने उम्मीदवार को बुलाया, उसको सिंबल दे दिया और कहा जाकर के तुम चुनाव लड़ने की तैयारी करो, और बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया कि वो वहां से उम्मीदवार होगा। और नतीजा ये रहा कि दूसरे लोग भी वहां से दावेदारी करते रहे, वो तेजस्वी यादव के घर के बाहर धरना दिए बैठे रहे। कई जगहों पर तो आरजेडी ने यह भी किया कि किसी के नाम का ऐलान भी नहीं किया, किसी को सिंबल भी नहीं दिया, और आखिरी वक्त में फैसला किया किसको वहां से टिकट मिलेगा और नहीं मिलेगा। और इसका नुकसान ये होता है कि एमएलए को, कैंडिडेट को ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं मिल पाता चुनाव लड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। अब देखिए 20 अक्टूबर दूसरे फेज़ के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 2 दिन पहले ही
जो पूरा प्रसार चुनाव का प्रचार प्रसार होता है वो ख़त्म हो जाएगा और भारत में चुनाव लड़ने के लिए, खासतौर पर बिहार में विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एक कैंडिडेट को कम से कम 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया चाहिए। इससे कम में तो कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता बिहार में, जिस तरह चुनाव महंगा हो चुका है। अब 15 दिनों में वो कैंडिडेट अपनी टीम बनाएगा, सोशल मीडिया की टीम बनाएगा, अपने वर्करों को इकट्ठा करेगा। जिनको टिकट नहीं मिला उसको मनाना भी पड़ता है, उसको जाकर एक तरह से उससे बातचीत करनी पड़ती है, उसके हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं कि भाई मान जाओ, ये पार्टी का साथ दो। आला कमान से भी उनको मनवाना पड़ता है। फिर तेजस्वी यादव की, टॉप लीडर्स की रैली होगी, उसके लिए तैयारी करना, पैसे का इंतजाम करना और लोगों के बीच भी जाना 15 दिनों में कैसे पॉसिबल हो पाएगा। और इसलिए ज़रूरी होता है कि जो आपका उम्मीदवार होगा उसका ऐलान महीना 2 महीना पहले कर दीजिए, ताकि पूरी तरह तैयारी करे, हर एक तक पहुंच जाए। और ये आरजेडी नहीं कर पाती है, कांग्रेस नहीं कर पाती है। बीजेपी का उम्मीदवार 2 महीना पहले से, बल्कि पूरे 5 साल वो ग्राउंड पर मौजूद रहता है, काम करता है और उसका नतीजा ये होता है कि बीजेपी को ज़्यादा जीत मिल पाती है। बीजेपी के कैंडिडेट का जो मैसेज है आवाम तक पहुंचा हुआ रहता है। और आरजेडी हर चुनाव में यही गलती दोहराती है, ग्राउंड पर जो मौजूद रहता है उसको टिकट नहीं देती है और अचानक से किसी को टिकट दे देती है, जिसकी बुनियाद पर इस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। इस मर्तबा भी बिहार के लोगों में, दानिश्वरों में, इंटेलेक्चुअल में आरजेडी और महागठबंधन को चाहने वालों में नाराजगी पाई जा रही है कि पार्टी टिकट देने में, फैसला करने में इतनी देरी क्यों करती है, इतनी ताखिर क्यों करती है। बहरहाल आइए मैं आपको बताता हूं कि आरजेडी ने किन 17 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया है, फिर उसके बाद में कांग्रेस की लिस्ट आपको बताऊंगा। आरजेडी ने बैसी पूर्णिया से अब्दुल सुबहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरभंगा की क्यूटी विधानसभा सीट से अली अशरफ फातमी के बेटे फराज फातमी को टिकट दिया गया है। सहरसा विधानसभा से यूसुफ सलाहुद्दीन को उम्मीदवार बनाया गया है। कांटी जो मुजफ्फरपुर ज़िला में है वहाँ से इसराइल मंसूरी को उम्मीदवार बनाया गया है और ये सिटिंग एमएलए है, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। रघुनाथपुर जो सीवान में है, यहाँ से मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाया गया। गोरी काठी सीवान की एक और सीट है, यहाँ से अनवारुल हक अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन को उम्मीदवार बनाया गया है। नरकटिया ये चंपारण में है, यहाँ से शमीम अहमद को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। ढाका से फैसल रहमान को उम्मीदवार बनाया गया है। सुरसंड से अबू दुजाना को टिकट दिया गया और बिल्कुल आखिरी टाइम पर टिकट दिया गया। और कह लीजिए कि मिल्लत टाइम्स की खबर का असर हुआ। अगर मिल्लत टाइम्स की स्टोरी ना आती, मिल्लत टाइम्स के ज़रिए ये नहीं बताया जाता कि आरजेडी कुल कितने मुसलमानों को टिकट दे रही है, तो ये जो नंबर अभी 17 का है वो शायद 12-13 तक ही महदूद रहता। बिस्फी से आसिफ अहमद को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है और आसिफ अहमद आरजेडी के राज्यसभा एमपी डॉक्टर फैयाज अहमद के बेटे हैं। जोकीहाट से शहनवाज आलम को उम्मीदवार बनाया गया है। ठाकुरगंज से सऊद आलम को उम्मीदवार बनाया गया। ये मारूफ आलिमदीन और किशनगंज के साबिक एमपी मौलाना असरारुल हक कासमी नवरल्लाहु मरकदहू के बेटे हैं। पिछली मरतबा भी इनको जीत मिली थी और दोबारा पार्टी ने इनको टिकट दिया है। किशनगंज की एक और विधानसभा सीट है कोचा धामन, यहाँ से मुजाहिद आलम को टिकट दिया गया, यानी मास्टर मुजाहिद। पारनपुर से इशरत परवीन को टिकट दिया गया और यहां से तौकीर आलम का टिकट काटकर उनको बरारी शिफ्ट किया गया है। भागलपुर में असेंबली की सीट है नाथनगर, यहां से जियाउल हसन को उम्मीदवार बनाया गया है और जमुई से शमशाद आलम को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अररिया से आबिदुर रहमान को उम्मीदवार बनाया है। अमौर से जलील मस्तान को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले भी कई मरतबा कांग्रेस के अमले रह चुके हैं। पिछली मरतबा अख्तरुल ईमान से इनको हार का सामना करना पड़ा था और इस मरतबा भी अमौर में अख्तरुल ईमान वर्सेस जलील मस्तान लड़ाई होगी। उधर जनता दल यूनाइटेड ने साबिर अली को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो अमौर में 3 उम्मीदवार होंगे अहम और तीनों मुसलमान होंगे। उसके बाद तौकीर आलम को बरारी से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। कमरुल हुदा को किशनगंज से टिकट दिया गया है। इसके अलावा कस्बा सीट से जो कटिहार में है, यहाँ से इरफान आलम को उम्मीदवार बनाया गया। वसी अहमद को एक जगह से उम्मीदवार बनाया गया। बहादुरगंज से मुसव्वर आलम को उम्मीदवार बनाया गया। कदवा से शकील अहमद खान को उम्मीदवार बनाया गया, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं।
और बिहार शरीफ से उमर खान को उम्मीदवार बनाया गया। CPM-L ने कमरुद्दीन अंसारी और महबूब आलम इन 2 लोगों को उम्मीदवार बनाया है। तो ये तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट है जो महागठबंधन से आए हैं। उसके अलावा AIMIM के बारे में आप जान चुके हैं और जन स्वराज पार्टी ने भी 30 से ज़्यादा मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है। 40 मुसलमानों को उतारने का दावा किया था, लेकिन अभी तक 40 मुसलमानों की फाइनल लिस्ट सामने नहीं आई है। एक और इम्पोर्टेंट खबर है और वो खबर मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पिछली मरतबा यानी 2022 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिन 4 MLA ने ओवैसी साहब से गद्दारी की, RJD को जाकर ज्वाइन कर लिया, 2020 में इन चारों को लालटेन छाप पर नहीं बल्कि पतंग छाप पर जीत मिली थी। AIMIM के टिकट पर जीत मिली थी। उनमें से 3 का RJD ने टिकट काट दिया और उन तीनों को टिकट नहीं दिया गया। उसमें एक नाम है इजहार असफी का। कोचा धामन से AIMIM के टिकट पर इनको जीत मिली थी। अब कोचा धामन से RJD ने इजहार असफी को उम्मीदवार बनाने के बजाय मास्टर मुजाहिद को उम्मीदवार बना दिया है। और मास्टर मुजाहिद भी RJD के पुराने नेता नहीं बल्कि ये AIMIM को छोड़कर आए हैं इस पार्टी में। उसके अलावा दूसरी सीट थी बैसी की, ये पूर्णिया में है और किशनगंज लोकसभा हल्के में सीट आती है। यहाँ से रुकनुद्दीन AIMIM के टिकट पर चुनाव जीते थे और इनको ही टिकट मिलना था, लेकिन RJD ने यहाँ से अब्दुल सुबहान को उम्मीदवार बना दिया है। उसके बाद तीसरी सीट है बहादुरगंज की। बहादुरगंज से पिछली मरतबा अंसार नईमी को जीत मिली थी AIMIM के टिकट पर, लेकिन इस मरतबा वो जो सीट है कांग्रेस के खाते में चली गई और RJD वहाँ पर फैसला नहीं कर सकी और इन तीनों को ज़बरदस्त झटका लगा है। ख़ासतौर पर RJD ने इनमें से 2 को जो टिकट नहीं दिया उनकी सीटों से, उसकी बुनियादी वजह यह है कि RJD के सर्वे में ये बात सामने आई कि तमाम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर आए हैं, गद्दारी करके आए हैं और इसकी वजह से इनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है। अगर इजहार असफी को कोचा धामन से टिकट दिया गया तो वो अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे। जगह जगह पहले ही इनका विरोध हो रहा था, इनका बायकॉट किया जा रहा था। उसी तरह सैफ रुकनुद्दीन के बारे में बैसी विधानसभा सीट से सर्वे आया RJD के पास और RJD के नेताओं ने इस तरह की बातें बताई है कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा मुखालफत थी। पार्टी के सर्वे में बात सामने आई कि अगर इनको टिकट मिला तो बिल्कुल ज़मानत ज़ब्त हो सकती है RJD के उम्मीदवार की, इसलिए अच्छा ये होगा कि दूसरे को टिकट दिया जाए क्योंकि गद्दारी का लेबल लगा हुआ है। सिर्फ शहनवाज आलम को जो कि हार्ट से टिकट मिल गया और उसकी वजह ये थी कि वहाँ सरफराज आलम ने पहले ही मामले को ख़राब कर रखा था, वरना अंदाज़ा यह था कि शहनवाज आलम का भी जो कि हार्ट से टिकट कट जाता। बहरहाल शहनवाज आलम के ही कहने पर इन तीनों ने AIMIM को छोड़ दिया था, ओवैसी से गद्दारी की थी, RJD को ज्वाइन कर लिया था और आज इन तीनों को जलील करने में सबसे अहम किरदार निभाया RJD ने। तेजस्वी यादव ने इन तीनों को टिकट नहीं मिल सका और अब इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो ख़त्म हो चुका है सीमांचल में, बिहार की सियासत में। और अगर इनका पॉलिटिकल कैरियर बन सकता है तो दोबारा AIMIM की वजह से, लेकिन उम्मीद यही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब आइंदा के चुनाव में इस तरह की गलती का इरादा नहीं करेगी कि दूसरी पार्टी से आए हुए भागे हुए लोगों को टिकट देकर MLA बनाएगी और फिर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।